प्रभात वंदन। शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर ज्योत्सना राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की शिक्षिका हूँ और आज मैं मुद्रा राक्षस नाटक पर अपना व्याख्यान देने जा रही हूँ। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित एक अपूर्व नाटक है। इसी बात का प्रमाण मैं आज अपने व्याख्यान में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुद्रा राक्षस एक अपूर्व नाटक है। संस्कृत नाट्य साहित्य में मुद्रा राक्षस नामक नाटक अपने प्रकार का एक अनुपम एवं अपूर्व नाटक है। प्रणय प्रसंग पर आधारित अधिकांश संस्कृत नाटकों के विपरीत यह ऐतिहासिक होने के साथ साथ भारतीय कूटनीति का प्रदर्शनकारी एक अनूठा नाटक है। इतिहास एवं राजनीति का सुंदर समन्वय इसकी मौलिक विशेषता है। इसके रचयिता कविवर विशाख दत्त नाट्यशास्त्र एवं इसके नियमों के प्रकांड विद्वान होते हुए भी एक नवीन परंपरा के जन्मदाता सिद्ध हुए हैं। परंपरागत मान्यताओं तथा शास्त्रीय रूढ़ियों से अलग हटकर विशाख दत्त ने अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल पर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यद्यपि मुद्रा राक्षस की कथा का मूलाधार बृहत कथा है, जिसमें नंद वंश के विनाश का तथा चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त को राज्य दिलाने की ऐतिहास प्रसिद्ध कथा का वर्णन है। तथापि कवि ने नंदवंश के अमात्य के रूप में राक्षस के चरित्र की कल्पना कर अद्भुत क्षमता का परिचय दिया है। साथ ही प्राचीन परंपरा के अनुसार किसी विख्यात वंश में उत्पन्न व्यक्ति अथवा सम्राट को नाटक का नायक न बनाकर राजनीति में अत्यंत कुशाग्र बुद्धि प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य को उन्होंने अपनी रचना का नायक बनाकर एक दिव्य प्रतिभा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुद्रा राक्षस एक राजनीतिक व कूटनीतिक नाटक है और संस्कृत के अन्य नाटकों की भांति रस प्रधान न होकर यह एक युद्ध प्रधान नाटक है। राजनीति की कुटिल चालों और कूटनीति के दाव पेचों का इसमें बड़ा ही सजीव और सफल चित्रण हुआ है। इसके कथानक का केंद्र बिंदु नंदवंश का महामात्य राक्षस है, जिसकी योग्यता और स्वामी भक्ति से प्रभावित होकर चाणक्य चाहता है कि वह किसी प्रकार चंद्रगुप्त का मंत्री होना स्वीकार कर ले तो चंद्रगुप्त का राज्य अटल हो जाएगा। इसी लक्ष्य को लेकर चाणक्य और राक्षस के बीच राजनीतिक चालों की जो चोटें चली गई हैं, उन्हीं का इस नाटक के घटना चक्र में रोचक चित्रण हुआ है। इस प्रकार मुद्रा राक्षस में घटनाओं का वास्तविक एवं सजीव चित्रण हुआ है, पर शुद्ध घटना प्रधान नाट्यकृति होते हुए भी वह रस व्यंजना की दृष्टि से असफल कृति नहीं है, क्योंकि उसमें वीर रस का सम्यक निर्वाह भी हुआ है। साथ ही पात्रों के चरित्र चित्रण में भी विशाख दत्त ने अपूर्व कौशल दिखाया है और वह पात्रों को कुछ इस तुलनात्मक ढंग से चित्रित करते हैं कि उनकी विशेषताएं बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। संस्कृत नाट्य कला की दृष्टि से भी मुद्रा राक्षस में कई मौलिक नवीनताएं दिख पड़ती हैं। संस्कृत नाटकों की रोमानी परंपरा और प्रणय चित्रण को छोड़कर गंभीर विषय को अपना लक्ष्य बनाकर मुद्रा राक्षस की पहली विशेषता है। इस नाटक की कथा वस्तु 7 अंकों में विभक्त है। अंकों का दृश्य में विभाजन भी स्पष्ट है। इस नाटक की कथा वस्तु की एक और मुख्य विशेषता है नारी पात्रों का अभाव। मुद्रा राक्षस में कोई भी नायिका नहीं है, न प्रणय का कोमल वातावरण ही है। संपूर्ण नाटक में प्रतिहारी क्षणोत्तरा और विजया को छोड़कर चंदन दास की पत्नी ही रंगमंच पर क्षण भर के लिए उपस्थित होती है। विष कन्या का तो केवल उल्लेख ही हुआ है। स्त्री पात्र के अभाव में तथा हास्य रस के उत्पादक विदूषक की अनुपस्थिति में भी इस नाटक में रोचकता तथा आकर्षण कम नहीं है। कवि का कथानक ही इतना पेचीदा तथा गहरा है कि दर्शक की जिज्ञासा न कहीं शांत होती है, न उसका कौतुक या कौतूहल कहीं अवसान को प्राप्त करता है। सफल नाटकों में जिस कौतूहल वर्धक आख्यान की योजना न्याय संगत मानी जाती है, वह इसमें पूर्ण रूप से विद्यमान है। नाटक की समस्त घटनाएं वास्तविक तथा सजीव हैं। घटनाओं की एकता सुंदर है। इस नाटक का संपूर्ण वातावरण राजनीति के घात प्रतिघात में चलता है। मुद्रा राक्षस
मूलतः राजनीतिक षड्यंत्र का कूटनीति के दाव पेचों का नाटक है, जहां वस्तु का निर्वाह दृढ़ निर्बंध वाले व्यापार चक्र से ही हो सकता है, पर मुद्रा राक्षस का व्यापार सतत क्रियाशील होते हुए भी रक्तपात विहीन है। उसमें तलवारों की झंझनाहट, कबंधों का नृत्य या रुधिर की सरिता का चित्र नहीं आता। चाहे वाणी की उत्तेजना भले ही मिल जाए, मुद्रा राक्षस का समग्र संघर्ष चाणक्य और राक्षस का नहीं है, उनकी मंत्र शक्तियों का संघर्ष है। नाटक का संपूर्ण कुतूहल उनके घात प्रतिघात में है, इसलिए इनमें न प्रणय व्यापार है, न संगीत की तान और न नृत्य का उल्लासमय वातावरण है। तथापि नाटक की वस्तु योजना इस रूप में की गई है कि व्यापार की गत्यात्मकता कहीं शिथिल नहीं होती। नाटकीय व्यापार की गत्यात्मकता पर विचार करते हुए श्री भोलाशंकर व्यास ने लिखा है कि मुद्रा राक्षस के नाटकीय व्यापार की गत्यात्मकता घटना चक्र का उतार चढ़ाव चाणक्य तथा राक्षस के परस्पर प्रयुक्त षड्यंत्रों के साथ चलता है। प्रत्येक अंक व्यापार की दृष्टि से स्वतः पूर्ण है, किंतु एक दूसरे से विच्छिन्न नहीं है। हर कड़ी स्वतः पूर्ण होते हुए भी दूसरी से जुड़कर नाटकीय व्यापार श्रृंखला की निर्मिति में सहयोग देती है। महाकार्य की ओर नाटकीय वस्तु की को अग्रसर करती है। नाटक की समस्त घटनाएं, पात्र, संवाद और योजनाएं केवल एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ती दिखाई गई हैं और ये सारे नदी नाले एक ही सरिता में गिरकर महासमुद्र की ओर बहते हैं। विशाखदत्त का कथा वस्तु निर्वाह बड़े ध्यान से नियोजित किया गया जान पड़ता है तथा एक कुशल कलाकार की कृति है। मुद्रा राक्षस की व्यापारान्वित का जो सुगठित सुष्ठु रूप दिखाई पड़ता है वह अन्य किसी नाटक में दिखाई नहीं पड़ता। यह भोलाशंकर व्यास का कथन है। यह नाटक घटना प्रधान है, अतः नाटककार रस परिपाक की ओर विशेष ध्यान नहीं दे पाए। फिर भी वीर रस का अस्पष्ट आभास मिलता है। यह नाटक आदि से लेकर अंत तक ओजस्विता, पौरुष और ऊर्जा के ऊपर एकांततः आश्रित है, इसलिए इसका नाटकीय वातावरण पूर्ण रूपेण तेजस्विता में ओतप्रोत है। अन्य वीर रसाश्रयी नाटकों से भी इसका पार्थक्य नितांत स्पष्ट है। भास का प्रतिज्ञा योगंध नारायण एवं भी कूटनीति के स्तंभ पर आश्रित है, परंतु उसमें ओजस्विता की कमी है। भट्ट नारायण का वेणी संहार वीर रस से ओतप्रोत है। यह नाटक समरांगण में प्रवर्तमान भयंकर युद्ध की विषमता से संक्रांत है, परंतु इसके विपरीत मुद्रा राक्षस में युद्ध की चर्चा और युद्ध के प्रति उत्साह मिलता है। फिर भी कहीं युद्ध नहीं है, रक्तपात नहीं है। इस नाटक का वीर रस युद्ध भूमि का न होकर युद्ध को जन्म देने वाली राजनीतिज्ञों की प्रतिभा का है। यहाँ चाणक्य तथा राक्षस की बुद्धि और कूटनीति के खेल का ही एक विशाल अखाड़ा है, जिसमें दो अक्खड़ पहलवान पर्दे की ओट से ही अपना दांव पेच दिखलाकर दर्शकों को आश्चर्यचकित किया करते हैं। इन दोनों का संघर्ष शस्त्र बल का न होकर शास्त्र बल का है। इस प्रकार मुद्रा राक्षस की अनेक मौलिक विशेषताएं जो इसे परंपरागत शास्त्रीय प्रणाली से विभिन्न सिद्ध करता है, परंतु ऐसा नहीं है कि विशाखदत्त नाट्य सिद्धांतों से अनभिज्ञ हों। उन्होंने स्वयं लिखा है, कार्योपक्षेम मादौ तनुमपि रचयंस्तस्य विस्तारभिच्छन्न बीजानां गर्भितानां फलमति गहनं गूढ़मेत भेदयंश्च कुर्वन् बुद्धया विमर्शे प्रसितमपि पुनः संहरन् कार्यजात कर्ता वा नाटकान् अभिमनुभवति कायेश मस्माद्विधुधो वा। इस पद्य से विशाखदत्त की विद्वता स्पष्ट होती है। नाटक की कथा वस्तु के विभाजन में भी उनकी प्रतिभा की झलक मिलती है। शास्त्रीय शैली पर इसका विभाजन इस रूप में किया जा सकता है। चाणक्य और मौर्य राज्य की स्थिरता के लिए जब प्रथम अंक में राक्षस को मंत्री बनाने का विचार करता है, वह बीज है। राक्षस की मुद्रा में अंकित कर शकटदास के पत्र को मलय केतु को दिखाना बिंदु है। विराट गुप्त का प्रयत्नों की सफलता के लिए राक्षस से संदेह करना
पताका है। चंद्रगुप्त और चाणक्य का कपट, कलह प्रकरी और राक्षस का मंत्री पद स्वीकार करना काय है। नाटक में कार्य की अवस्थाओं का पूर्ण निर्वाह हुआ है। प्रथम अंक में कार्य आरंभ, द्वितीय अंक में राक्षस के उपायों की निष्फलता तथा चतुर्थ अंक में चंद्रगुप्त और चाणक्य का कपट कलह यत्नावस्था है। चतुर्थ और पंचम अंक में मलय केतु का राक्षस पर संदेह करना, फिर कलह प्राप्त्याशा है और षष्ठ अंक में राक्षस का वध स्थल पर जाना नियताप्ति और राक्षस का मंत्री पद स्वीकार करना फलागम है। इसके अतिरिक्त प्रथम तथा द्वितीय अंक में मुख संधि, चतुर्थ अंक में आग के आधे भाग तक प्रतिमुख, चतुर्थ पंचम अंक में गर्भ संधि, पंचम तथा षष्ठ अंक में विमर्श संधि और सप्तम अंक में निर्वहन संधि का निर्वाह हुआ है। इस प्रकार मुद्रा राक्षस में नाटक की कथा वस्तु का सफल निर्वहन किया गया है। इसके अतिरिक्त रसालंकार की योजना में तथा चरित्र चित्रण और प्रकृति वर्णन में भी कवि ने अपना अपूर्व कौशल दिखाया है। वीर रस से भरपूर होते हुए भी इसमें करुण, अद्भुत आदि रसों की का निष्पादन किया गया है, परंतु वीर रस के ओतप्रोत होते हुए भी भयानक और विभत्स रस का अभाव मुद्रा राक्षस की निजी विशेषता है। चंदनदास की पत्नी का विलाप करुण रस का अद्भुत उदाहरण है। चाणक्य की नीति की तरह विशाख दत्त की कला की श्रृंगार के कौमुदी महोत्सव को निषिद्ध कर देती है। फिर भी एक दो श्रृंगारी चित्र भी इस नाटक में हैं, यथा वामाम बाहुलताम निवेश्य शिथिलम कंठे निवृतातना स्कंधे दक्षिणव्या बलन्निहितया अप्यंके पितन्यव्या मुढु। विशाख दत्त ने विशाख भाषा को अलंकारों से भरा क्रांत नहीं बनाया है। अलंकार स्वतः स्वाभाविक रूप में आकर भाषा के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, रूपक आदि प्रचलित अलंकारों का सम्यक प्रयोग किया गया है। छंदों का भी उचित प्रयोग द्रष्टव्य है। विशेषकर शार्दुल विक्रीडित, शिखरणी, आर्या आदि छंदों की मनोहर छटा सर्वत्र बिखरी पड़ी है। मुद्रा राक्षस की भाषा शैली की सर्वथा सफल है। विषयानुकूल और भावानुकूल होने के कारण भाषा शैली का उदात्त रूप इसमें देखने को मिलता है। मुद्रा राक्षसकार ने अपनी भाषा को कालिदास के समान न तो उपमाओं से अलंकृत किया है, न भवभूति के समान समासिकता को अपनाया है और न ही भट्ट नारायण के समान उसे कृत्रिमता प्रदान की है, अपितु वह तो नाटकीय स्वाभाविकता के अधिक अनुकूल है। राजनीति की गुत्थियों को प्रस्तुत करने वाले इस नाटक में प्रकृति चित्रण के लिए विस्तृत अवकाश न था, फिर भी लेखक ने अपने प्रकृति प्रेम और उसकी जानकारी का परिचय दिया है। शरद क्या यह चित्रण प्रस्तुत है। स्नेह शांता भूताः सित जल धरच्छेद पुलिनाः समन्ताकीर्णाः कांताभिरुतिभिः सारस्कुलैः चिताश्चित्राकारैर्निशि विकच नक्षत्र कुमुदैर्नभस्तः स्यन्द्यते सरित इव दीर्घा दशा दिशा। इसके अतिरिक्त विशाख दत्त की ज्ञान गरिमा भी सर्वत्र परिलक्षित होती है, जो मुद्रा राक्षस को संस्कृत नाटकों की श्रेणी में सबसे अलग तरह का सिद्ध करता है। इन सब के ऊपर इस नाटक का नामकरण भी शास्त्र परंपरा के विरुद्ध किया गया है। शास्त्रीय दृष्टि से नामक में सार्थकता का अभाव खटकता है, परंतु साहित्यिक दृष्टि से मुद्रा राक्षस नाम की सार्थकता सिद्ध होती है, क्योंकि राक्षस अपनी इसी मुद्रा के कारण पराजित होता है। इस प्रकार सुघटित कथा वस्तु की योजना में, वैयक्तिकता से मंडित पात्रों के चित्रण में, ओजस्वी वायुमंडल की अवतारणा में तथा वीर रस की अभिव्यंजना में मुद्रा राक्षस निस्संदेह संस्कृत साहित्य में एक अपूर्व सफल नाटक है। इस प्रकार मैंने जो यह व्याख्यान का विषय आज चुना, मुद्रा राक्षस एक अपूर्व नाटक है, यह तथ्य सिद्ध होता है कि मुद्रा राक्षस संस्कृत साहित्य में एक अपनी अलग पहचान रखता है, एक अपनी अलग ही विशिष्टता रखता है और इस प्रकार से मुद्रा राक्षस एक श्रेष्ठ कृति के रूप में पहचाना जाता है। धन्यवाद।